फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेंद्र और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीपी का डिस्कशन सीए इंटर जीएसटी का। उससे पहले इनकम टैक्स का आरटीपी का डिस्कशन पूरा मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस अगर हार्ड लगते हैं तो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। अमेंडमेंट्स जीएसटी के खासकर आपको देख के जाना है एग्ज़ाम में, जो भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। ये देखने के बाद देख लेना पहले आरटीपी फटाफट, बहुत ईजी आरटीपी जीएसटी का बनाया है, तो अच्छे से फटाफट हो जाएगा। 1.5x की स्पीड पे देखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 घंटे वाला मैराथन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, हाईली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक बार देख लेना, आपके टैक्स में कोई लाइफ में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आरटीपी का डिस्कशन। कुछ 8-10 क्वेश्चन है, एमसीक्यू को मिला के 13 क्वेश्चन है, जिसमें 8-9 तो एमसीक्यू है, तो बहुत ही छोटा सा आरटीपी बनाया है, बहुत अच्छा सा इजी आरटीपी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो भाई वही बात है, लाइक सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा, बोलते हैं ना कि और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है सर। कैसे करेंगे, जैसा इनकम टैक्स का किया था सेम टू सेम करेंगे, टाइम कम से कम लेंगे और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने का ट्राई करूँगा, बिकॉज मेरा ये विज़न है कि जब लास्ट दिन भी जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो मैं ये सोचता हूँ कि आप वो टाइम पे भी ये 2x की स्पीड में देखो तो 20-25 मिनट में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि वो टाइम पे अपने को फिर पढ़ने का, ये आरटीपी वगैरह करने का टाइम कम मिलता है थोड़ा, करेक्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आ जाता हूँ और अपने को एक एक करके सब क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं जीएसटी की आरटीपी जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। MM चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे इनकम टैक्स वाले में किया था, सेम टू सेम इन डिटेल इसके बारे में फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। MM चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, मतलब जो एग्जेम्पशन वाला टॉपिक है उसके रिलेटेड कुछ हिंट मिल रहा है, करेक्ट है। द ट्रस्ट कंडक्टेड 3-day रेसिडेंशियल योगा कैंप, योगा का कैंप किया है अमंग पीपल ऑन अ ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे फॉर एडवांसमेंट ऑफ योगा एंड चार्ज 7,500 पर पर्सन इंक्लूसिव ऑफ स्टे एंड फूड। योगा का कोई इवेंट किया है, उसके लिए 7,500 रुपये चार्ज किया है, योगा कैंप वगैरह किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रस्ट क्या करता है, कंडक्ट करता है प्रोग्राम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ पर्सन एज अबव 65 ईयर्स। एजुकेशन देता है किसको, 65 साल से ऊपर वाले लोगों को इन मेट्रो सिटीज। एग्जाम्शन में एक टॉपिक आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी वहां पे रूरल एरिया में अगर आप देते हो तो आपको एग्जाम्शन वगैरह मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, ठीक है, देखेंगे। नॉमिनल फी वॉज चार्ज फॉर द सेम, उसके लिए नॉमिनल फीस लिया गया है, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, ट्रस्ट को कुछ डोनेशन भी मिले हैं। डोनेशन सितंबर मंथ में मिले हैं। सबसे पहले एक सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, जिससे आरओ वाटर प्लांट दिया है, जिसका कॉस्ट है 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़, एंड डिस्प्ले किया है अपना नाम इन आरओ सिस्टम में अपनी कंपनी का नाम डाला है, जिससे वो डोनेशन दिया है। इंस्टॉल एट अ प्रीमाइसेस ऑफ अ ट्रस्ट एज डोनेटेड बाय सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्टेड बाय ऑल, मतलब उससे अपना प्रमोशन करने के लिए वहां पे एक क्या करा दिया है, एक आरओ सिस्टम फिट करा दिया है, ठीक है। सेकंड, एक प्रसन्ना करके लॉयर है, जिसने कुछ कुर्सी डोनेट किया है, चेयर डोनेट किया है, कॉस्टिंग 25,000, एंड लव ऑल इज अ प्रिंटेड ऑन चेयर, मतलब उसने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है लव ऑल। तो इतना जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, ये जब हम लोग ने कंसीडरेशन वाला डेफिनेशन पढ़ा था, पता है चैप्टर नंबर 2 सप्लाई में, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कंसीडरेशन कब बनता है कब नहीं बनता, मैं वापस आपको उसके बारे में डिस्कस करा दूंगा। तो यहां तक एक तो एग्जेम्पशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कंसीडरेशन का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ जीएसटी पेमेंट मेड बाय द फर्म। पार्टनरशिप फर्म कोई है जिसको क्या किया है, जीएसटी पेमेंट वगैरह किया है, ठीक है। देखते हैं, बेसिकली ट्रस्ट ने किया है पर यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी ऑफ रुपीज 1,75,000 वॉज पेड फॉर परचेस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नीडी पर्सन
जिसमें सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर के साथ 13 है। आपको हिंट मिल गया रहेगा, आईटीसी में से सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट का कुछ क्वेश्चन पूछा है। जीएसटी ऑफ ₹2,45,000 वॉज पेड फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सुपर बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट का ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। सॉरी, जो आपका ये है सेक्शन 17(5) है। MM चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो ओन एंड मैनेज गुरुद्वारा को भी मैनेज करता है। इट रेंटेड द कम्युनिटी हॉल लोकेटेड इन द पर्सन्स ऑफ अ गुरुद्वारा फॉर रेंट ऑफ ₹8,500 पर डे फॉर अ मैरिज फंक्शन। शादी के लिए उसने क्या किया है, अपने पर्सन्स में से कम्युनिटी हॉल जो है उसको रेंट आउट किया। 10,000 का लिमिट होता है, आपको पता रहेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट के एग्जाम्पशन का ही पार्ट है। इट ऑल्सो रेंटेड अ कमर्शियल शॉप लोकेटेड इन पर्सन्स ऑफ गुरुद्वारा फॉर अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ पर शॉप। ठीक है, एक तो कम्युनिटी हॉल रेंट पे दिया है पर डे 8,500 और दूसरा क्या शॉप दिया है 10,000 रुपया पर मंथ। यू आर अज्यूम दैट ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में तो है ही, और ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इंटरेस्टेड, कंडीशन फॉर अवेल आईटीसी आर फुलफिल। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा इन डिटेल फोकस करते हैं, प्रोविजंस याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये सेकंड वाला देखो, मैं जो जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखो, पूरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ये रिविजन कर रहे हैं। सेकंड क्या बोलता है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी कुछ भी सर्विस देता है तो वो क्या आ जाएगा, एग्जाम्पशन में आ जाएगा, जैसे कि आपका पंडित की दक्षिणा हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे लगाओ स्टार क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेंटिंग ऑफ पर्सन्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस बाय अ ट्रस्ट, अगर आप क्या करते हो, रेंट आउट करते हो रिलीजियस प्लेस के आसपास का एरिया रूम के तहत, मतलब रेंटिंग ऑफ रूम कर रहे हो, तो चार्ज जो 1,000 या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब आप उसके जो भी धर्मशाला वगैरह मंदिर के आसपास बनाई है उसमें जो रूम रेंट आउट कर रहे हो तो पर डे अगर 1,000 रुपीज है उससे ज्यादा चार्ज लोगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, उससे कम होगा तो एग्जम्प्ट होगा। अगर आप रेंट आउट कर रहे हो, कोई हॉल है या कोई ओपन एरिया है या कोई कल्याण मंडपम है, कम्युनिटी हॉल है जो अपने क्वेश्चन में है, तो वो केस में अगर पर डे अगर आप 10,000 रुपये 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 से कम होगा तो एग्जम्प्ट होगा। अगर आप कोई दुकान वगैरह क्या कर रहे हो, रेंट आउट कर रहे हो फॉर पीजीबीपी यानी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा पर मंथ होगा। क्योंकि भाई कोई शॉप होगा तो शॉप तो किस हिसाब से होगा, अगर हम लोग दर्शन वगैरह करने जाते हैं तो हम तो किस हिसाब से जाएंगे, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जाएंगे, तो उसके लिए वो 1 डे का लिमिट है। पर शॉप होगा वो तो लाइफ टाइम के लिए वहां पर बिजनेस कर रहा है ना बेचारा, तो वो केस में क्या देखना है, वो केस में अपने को देखना है पर मंथ का। पर मंथ 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, उससे कम हुआ 10,000 से कम हुआ तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये 1,000 नहीं है, ये 10,000 है। ठीक है, वो मिट गया गलती से मेरा भी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको आना है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि बेटर दिख सके। ठीक है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 12AA में कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है, जो अपने क्वेश्चन में ट्रस्ट है वो भी रजिस्टर्ड है। बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर कोई सर्विस देती है वो बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी तो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब होता है YEP²। यप होता है ना, वो फालतू मेमोरी क्या याद करने के लिए काम का है। वाई यानी आप क्या कर रहे हो, एडवांसमेंट दे रहे हो रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी या योगा का। ई यानी आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन एडवांसमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हो, और स्किल प्रोग्राम को एनहांस कर रहे हो, एडवांसमेंट कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, पा के लिए कर रहे हो। पा क्या होता है नीचे देखेंगे। थर्ड पी यानी क्या है, आप पब्लिक हेल्थ में कुछ काम कर रहे हो। नेक्स्ट पी मतलब क्या होता है, आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट का। तो ये 4 चीजें ही आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और P³ यानी पा का मतलब क्या होता है, आप एजुकेशन किसको देने चाहिए, पा को देने चाहिए। तो पा का मतलब क्या होता है, P यानी एक प्रिजनर्स, मतलब जो जेल में बंदी रहते हैं। P यानी एक ऐसे पर्सन जिनका एज तो 65 ईयर्स के ज्यादा है, प्लस वो रूरल एरिया में रह रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पी यानी कोई फिजिकली या मेंटली अब्यूज पर्सन है, और ए यानी कोई अबंडेंट है या ऑर्फेंड है या फिर होमलेस है, मतलब कोई जिसके मम्मी पापा ने ये घर से निकाल दिया है या कहीं निकाल दे वगैरह दिया है, ऐसे बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हो तो चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगा। इतना क्लियर है? यस। इसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग आगे देखेंगे, मैं वापस आपको कनेक्ट करा लूंगा। ये तो पहला हम लोग ने देख लिया। सेकंड, मैं आपको कंसीडरेशन के बारे में कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूं कि कौन सा कंसीडरेशन टैक्सेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखो, जीएसटी ये मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, क्लास में हम लोग ने बहुत इन डिटेल देखा था। जीएसटी इज नॉट लेविएबल वेयर ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो कंसीडरेशन होगा, जो आपको डोनेशन आया है ट्रस्ट को, उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। पहली कंडीशन है जो गिफ्ट है या डोनेशन है वो किसको दिया है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, ठीक है। जो सेकंड है वो पेमेंट का नेचर है, जो गिफ्ट के नेचर है वो कौन सा है? डोनेशन का या गिफ्ट का नेचर है। जो आपको पेमेंट आया है उसका नेचर क्या है? या तो गिफ्ट का नेचर है या डोनेशन का नेचर है। और तीसरा जो पर्पस है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो गिफ्ट देने का पर्पस है, डोनेशन देने का पर्पस है, वो फिलैंथ्रोपिक नेचर का होना चाहिए। मतलब कोई आपको कमर्शियल फायदा नहीं होना चाहिए उससे, या फिर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन रिमाइंड कर पा रहे हो तो उसमें ऐसा था कि एक में उसने क्या किया था, अपना कंपनी का नाम वगैरह सब जगह डाला था, तो वो फिलैंथ्रोपिक नेचर का नहीं था, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। और दूसरे में उसने क्या बोला था? लव फॉर ऑल, जो डॉक्टर था या जो भी लॉयर था, वो केस में आपका वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर। थर्ड पॉइंट था, एक ब्लॉक क्रेडिट के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था ना, 17.5। और ये जितने भी आपको चार्ट दिख रहे हैं, जैसे मैंने एक बार पहले बताया, फिर रिमाइंड करा देता हूँ, टेलीग्राम का चैनल नीचे पड़ा है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा? ये सब लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको क्या इजीली रिवाइज कर सकते हो। ये हैंड रिटन चार्ट है, बहुत मेहनत से बनते हैं, तो ये सब चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, एक तो मोटर व्हीकल का जो ब्लॉक क्रेडिट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्लॉक क्रेडिट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल वेयर सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज मोर देन 13 पैसेंजर। अगर 13 लोगों से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वो गाड़ी आप ले रहे हो और उसके सामने जो भी जीएसटी पे कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। पर अपने केस में 13 लोग ही बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 13 लोग हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो नो की कैटेगरी में आएगा। तो नो में क्या लिखा है? अगर आपका जो मोटर व्हीकल है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज होता है तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सर स्पेसिफाइड पर्पज का मतलब क्या होता है? या तो आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप ट्रेनिंग, ड्राइविंग, नेविगेटिंग वगैरह के लिए इसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर प्लांट एंड मशीनरी का कराओगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में क्रेडिट मिल जाएगा और रेवेन्यू नेचर के केस में क्रेडिट मिल जाएगा। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर और डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेते हैं सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंडक्टेड बाय ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ट्रस्ट 2 काम कर रहा था, एक तो योगा का एडवांसमेंट किया था, उसके रिलेटेड वो 7,500 रुपया कुछ ले रहा था, और दूसरा वो एजुकेशन का एडवांसमेंट कर रहा था। किसके लिए? एज 65 ईयर्स या ज़्यादा थे, पर वो लोग मेट्रो सिटी वाले थे। करेक्ट है, मैं ऊपर बता देता हूँ आपको। तो ये केस में योगा का एडवांसमेंट तो हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट माना ही जाएगा, बट एजुकेशन का एडवांसमेंट सिर्फ रूरल एरिया वालों को 65 ईयर्स से ज़्यादा, प्लस प्रिजनर्स, प्लस वो एबंडेंट वगैरह जो लोग थे, मैंने बताया PQA वाले, वो लोगों के लिए ही एजुकेशन का फैसिलिटी चैरिटेबल माना जाएगा। तो ये एजुकेशन तो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा, योगा वाला जो है वो आपका क्या माना जाएगा? चैरिटेबल माना जाएगा। करेक्ट है। तो सबसे पहले का आंसर है सिर्फ वो एडवांसमेंट ऑफ योगा, एडवांसमेंट ऑफ योगा 1 का ए आंसर है। सेकंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन रिसीव बाय ट्रस्ट। जो ट्रस्ट को डोनेशन मिले हैं, कौन से? वो 2 वाले मिले थे ना, एक तो बेंच दिया था, एक RO का पानी का वो दिया था, करेक्ट है मशीन दिया था। तो ये केस में कौन सा टैक्सेबल सप्लाई होगा? तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, रिसीवर जो है वो कौन होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम लोग ने ये देखा था कि जो गिफ्ट या डोनेशन के नेचर का पेमेंट होना चाहिए, और तीसरा वो फिलैंथ्रोपिक नेचर का होना चाहिए, मतलब उससे आपको कोई कमर्शियल फायदा या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही। तो ये जो सॉलिड स्टील वाला है, इसने जो आपको गिफ्ट दिया है या जो भी डोनेशन दिया है वो खुद के
एडवर्टीजमेंट एक तरीके से बोल दो उसके लिए दिया है कि डोनेटेड, उसने जो भी आरओ का सिस्टम दिया है उसके ऊपर लिखा है डोनेटेड बाय सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टेड बाय ऑल, तो ये एक तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो ये जो है ये आपका टैक्सेबल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, करेक्ट है। सेकंड वाला जो केस है मतलब कंसिडरेशन का पार्ट ये माना जाएगा। सेकंड वाला जो पार्ट है ये लव ऑल करके इसने लिखा है, इसने अपना कहीं नाम नहीं लिखा, डोनेशन दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, कुछ अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो जो 75,000 है ये आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगा, करेक्ट है। तो सेकंड का बी आंसर आ जाएगा। थर्ड का कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय ट्रस्ट। देखो वो आईटीसी का जो थर्ड वाला पॉइंट था जिसमें क्रेडिट ब्लॉक भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि जीएसटी ऑफ ₹1,75,000 वॉज पेड फॉर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नीडी पर्सन, सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज 30, करेक्ट है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 13 से ज्यादा होगा तो वो क्रेडिट ले सकते हो, पर यहाँ पे तो अप टू 13 है, तो आगे देखेंगे। अगर 13 तक है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या ये जो मोटर व्हीकल है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हुआ है। स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब क्या होता है, या तो फर्दर सप्लाई के लिए यूज हुआ है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या गुड्स के लिए यूज हुआ है, या तीसरा आपका नेविगेटिंग, ड्राइविंग, लाइसेंसिंग, ऐसे सब चीजों के लिए यूज हुआ है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नीडी पर्सन के लिए हो रहा है, पैसेंजर्स के लिए नहीं हो रहा, नीडी पर्सन के लिए हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीएसटी का जो क्रेडिट है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, आप जीएसटी भर रहे हो 2,45,000, 2,45,000 वॉज पेड फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सुपर बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए नहीं किया है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है, मतलब ये भी क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स, तो दोनों क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी वापस आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम, तो क्लेम होगा नहीं होगा, नील आ जाएगा आंसर, करेक्ट है। चौथा पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है अंडर जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा मैनेज बाय एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट। जो एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो दो काम कर रहा था गुरुद्वारा, एक तो रेंट आउट कर रहा था कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल का रेंट तो उसने कितना 8,500 रुपये रखा था, करेक्ट है, तो वो तो पर डे 10,000 रुपये से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा जो था वो रेंट पे शॉप दे रहा था, वो एग्जैक्टली 10,000 रुपीज दे रहा था, एग्जैक्टली 10,000 दे रहा था। तो क्या सर डायरेक्ट 10,000 एग्जैक्ट 10,000 होगा तो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा। वहां पे लिखा है 10,000 और मोर होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, तो उसमें 10,000 भी ऑब्वियसली बात है इंक्लूड तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्युनिटी हॉल जो है वो तो एग्जेम्प्ट है, वाइल कम्युनिटी कमर्शियल शॉप जो है वो टैक्सेबल है, तो बी वाला आंसर करेक्ट है। फिर पांचवा, डिटरमाइन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस, मतलब अभी वो केस सिनेरियो जो ऊपर था वो खत्म हो गया है। तो सबसे पहले आंसर चेक कर लेते हैं, हम लोग ने क्या निकाला है, पहले का ए, सेकंड का बी, फिर डी और बी, ए बी डी बी, करेक्ट है। तो एक बार मैच कर लेते हैं, ए पहले का ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर बी है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस विल डीम एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट। क्या बोलता है कि अपने को ये जो 4 इंडिपेंडेंट केस नीचे दिए हैं उसमें से क्या निकालना है कि कौन सा ऐसा सप्लाई है जो डी मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये बताना है कि कौन सा वाला जो पार्ट है वो आपका इंक्लूड होगा अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है, भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है फिर भी हम सप्लाई मान लेंगे। उसमें 4 पॉइंट थे, एक रिलेटेड पार्टी, एक प्रिंसिपल से एजेंट वाला या एजेंट से प्रिंसिपल वाला, थर्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक पॉइंट था,
और एक ताकि आपने कोई परमानेंट डिस्पोजल कर रहे हो एसेट का जिसके ऊपर आपने पहले आईटी से लिया है। करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या बोला है, एबी एंड एसोसिएट्स ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डेपो फॉर सेल ऑफ सच गुड्स एट अ डेपो। क्या बोल रहा है, एबी एंड एसोसिएट्स है जो ट्रांसफर कर रहा है अपना गुड्स का स्टॉक अपनी मुंबई ब्रांच से कहाँ पे कर रहा है, कोलकाता डेपो में कर रहा है। तो ये क्या आपका माना जाएगा सप्लाई? बिल्कुल माना जाएगा, क्यों नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सेकेंड पॉइंट, मिस्टर रघुवीर जो है वो डीलर है एसी का, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी जो है वो ब्लॉक था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, रघुवीर का अगर आईटीसी उसने पहले लिया होता और वो एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पोज करता तो वो केस में क्या माना जाता था, तो वो केस में ये जरूर माना जाता था कि वो शेड्यूल 1 में आएगा। पर यहां पे उसने जैसे कि आईटीसी पहले लिया ही नहीं था तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, Mr. Riddhi, an employee of Sun Limited, received a gift from her employee on the occasion of Diwali worth ₹21,000। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो आपका शेड्यूल 1 का पार्ट तभी बनता है जब वो 50,000 रुपये वाला लिमिट क्रॉस होता है। पर यहाँ पे तो 21,000 है तो ये भी शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। मतलब कौन सा आएगा, सिर्फ पहला वाला आएगा। करेक्ट है, तो आंसर विल बी ए। चेक कर लेते हैं पांचवे का आंसर क्या ए है। पांचवे का आंसर सर बिल्कुल ए है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, PZY लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। मोटर कार के मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। कंपनी पेड द फॉलोइंग अमाउंट टू जीएसटी टू सप्लायर अगेंस्ट इनवॉइस रेज टू इट। मतलब ये कंपनी है, ये सामने वाला सप्लायर है, सप्लायर ने सप्लाई किया है और साथ में क्या किया है, इनवॉइस दिया है, उसके सामने इसने जीएसटी पे किया है। करेक्ट है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल आईटीसी, अपने को क्या निकालना है, इसमें से कौन सा क्रेडिट जो है वो इन एलिजिबल हो जाएगा, मतलब हम नहीं ले सकते। मतलब एक तो या तो ब्लॉक हो जाएगा या कोई दूसरे तरीके से इन एलिजिबल हो जाएगा। सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड। PZY लिमिटेड ने क्या किया है, जनरल इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कोई नॉर्मल इंश्योरेंस लिया है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसके ऊपर जीएसटी 1 करोड़ का पे किया है। क्या होगा, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है। सेकंड, बस परचेज की है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस अगर परचेज की है और उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, ब्लॉक हो जाता अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों तक होती इंक्लूडिंग ड्राइवर। पर यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जैसे 23 है तो ये क्रेडिट भी क्या होगा, अलाउड होगा। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का कराया है तो वो क्रेडिट ब्लॉक होता है। पर अगर आपने कोई कानून के तहत उसका कराया है तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर एलआईसी या हेल्थ इंश्योरेंस कराया है एम्प्लॉय का और उसके ऊपर कुछ जीएसटी पे किया है तो एक क्रेडिट मिल जाएगा। आउटडोर कैटरिंग लिया है, दिवाली मेला के तय जो भी दिवाली मेला था उसके लिए आउटडोर कैटरिंग ये लोग ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिया है। ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कैटरिंग का फंक्शन खाने पीने के लिए रखा है, उसके लिए आउटडोर कैटरिंग वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उनको पेमेंट के साथ जीएसटी पे किया है। तो यहाँ पे जो है अगर ये फर्दर सप्लाई के लिए नहीं होता तो ये क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो 3,50,000 है ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा इन एलिजिबल क्रेडिट होगा, 3,50,000, तो आपका आंसर होगा बी। देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा विल बी बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है भाई, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, प्यार से होमवर्क है। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के जो सिंपल प्रोविजन है उससे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जीएसटी में ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। मिस पर्ल इज अ क्लासिकल सिंगर, शी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन। उसके लिए उसने बुक किया है ऑडिटोरियम ऑन 10th of August फॉर टोटल अमाउंट ऑफ ₹20,000। बुकिंग की है 10th of August को 20,000 रुपये में ऑडिटोरियम की।
उसके लिए उसने क्या किया है, 5,000 एडवांस दिया है। तो सबसे पहले ऑडिटोरियम बुक कर रही है, मतलब क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस है। सबसे पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा है, सर्विस का है, ठीक है। 10th ऑफ अगस्त को पहला डेट है जब एडवांस दिया है, एडवांस दिया है, ऐसे ही लिख देता हूँ 5,000 रुपये। फंक्शन कब ऑर्गेनाइज हुआ है, 10th ऑफ अक्टूबर को हुआ है, मतलब 10th ऑफ अक्टूबर को एक्चुअल सर्विस दिया गया, ठीक है। ऑडिटोरियम ओनर ने इनवॉइस कब इश्यू किया है, 25th ऑफ नवंबर को किया है। 25th ऑफ नवंबर को इनवॉइस इश्यू हो चुका है 20, ठीक है, 20,000 का, जो कि उसका अमाउंट था। और बचा हुआ पेमेंट कब हुआ है, 30th ऑफ नवंबर को हुआ है। 30th ऑफ नवंबर को रिमेनिंग पेमेंट हुआ है। एक पेमेंट एडवांस हुआ था और एक पेमेंट रिमेनिंग है। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज क्या प्रोविजन बोलता है, अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इश्यू कर दिया है तो आपका क्या लिया जाएगा, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज लोअर। पर अगर आपने इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यू नहीं किया है तो जो आपका डेट ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मैंने अगर सर लेटर बोल दिया तो लेटर नहीं, अर्लियर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बोलता है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यू हुआ है। यहाँ पे 10 तारीख को सर्विस दिया गया, उसके अगले 10 तारीख तक क्या हो जाना चाहिए था, इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, पर हुआ कभी है, 25th ऑफ नवंबर हुआ है। तो इनवॉइस वाला क्राइटेरिया तो कट हो जाएगा, सिंपल है। यस, तो अभी 10th ऑफ अगस्त और 10th ऑफ अक्टूबर या फिर 30th ऑफ नवंबर, तीनों में से कोई एक चीज होगा जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। तो सबसे पहले एडवांस के लिए बात करें तो एडवांस 10 अगस्त को मिला था और उसके रिलेटेड सर्विस 10 ऑफ अक्टूबर दिया था। तो 5,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 10th ऑफ अगस्त बनेगा, विच एवर इज अर्लियर। और रिमेनिंग 15,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 10th ऑफ अक्टूबर और 30th ऑफ नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 10th ऑफ अक्टूबर बनेगा। तो 5,000 के लिए 10th अगस्त और बचे हुए 15,000 के लिए 10th ऑफ अक्टूबर। तो 25th नवंबर नहीं, 25th नवंबर, 30th नवंबर नहीं, 10 अगस्त फॉर 5,000 एंड 10th ऑफ अक्टूबर फॉर 15,000। तो आंसर सी इज करेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर साथ में ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ईवे बिल के ऊपर क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ईवे बिल ऑन 12th ऑफ Feb एट 2:14 आवर्स, मतलब वो 2 बजे के टाइम पे। इट यूज ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मोडल शिपमेंट के केस में आपका पर डे का वैलिडिटी कितना होता है, 20 किलोमीटर होता है। मैं बताता हूँ तो वैलिडिटी क्या होगा ईवे बिल का, उसके बारे में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको वैलिडिटी के बारे में बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मोडल शिपमेंट, आपका क्या होगा, एक दिन के लिए आपको 20 किलोमीटर तक आपको ट्रैवल करना है और हर एक नेक्स्ट डे के लिए 20 किलोमीटर आपको और करना पड़ेगा। रेलेवेंट डेट के बाद यहाँ पे एक एग्जांपल समझो कि पीरियड ऑफ वैलिडिटी जो होगा वो काउंट कैसे होगा, फ्रॉम द टाइम एट विच ईवे बिल हैज जनरेटेड, जब ईवे बिल जनरेट हुआ, एंड ईच डे शैल बी काउंटेड एज अ पीरियड ऑफ एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ जनरेशन ऑफ ईवे बिल। सिंपल है, ये सब मैंने एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाया था क्लास में। अभी अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी से मेरे को बताना था कि 20 किलोमीटर का क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो आज क्या डेट है, 12 Feb है जब ईवे बिल जनरेट हुआ है। तो मिनिमम 5-6 दिन तो टाइम रहेगा, 20 किलोमीटर पर डे है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन से देखोगे ना, ये क्वेश्चन के इतने सिली है। अगर आपको इतना पता है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल शिपमेंट के केस में 20 किलोमीटर देखा जाता है, अगर आपको इतना ही पता है तो आपका आंसर आराम से दे सकते हो। क्योंकि देखो, फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, 13th या 14th, सेकेंड का ऑप्शन क्या है, 13th, नेक्स्ट क्या है, 14th। अपने को पता है मिडनाइट होता है और मिनिमम 5-6 दिन तो लगेंगे ना, क्योंकि 20 किलोमीटर मिडनाइट से काउंट करना पड़ेगा। पर ये केस में काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है 17 तक तो जाएगा मिनिमम, और 17 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर विल बी करेक्ट है, क्योंकि एक दिन का 20 किलोमीटर है, 13 के मिडनाइट, 14 के मिडनाइट, ऐसे चलेगा ना। तो यहाँ पे आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है और क्वेश्चन नंबर 8 का सी था, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी और 9 का बी, होप इट इज विजिबल। 8 का सी और 9 का बी, 7th होमवर्क था, देख लेना, इजी सा क्वेश्चन है भाई।
तो यहाँ पे अपना क्या हो गए, एमसीक्यूज जो थे वो ख़त्म हो गए। अभी हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी छोटा सा है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ई इन्वॉइसिंग इज एप्लीकेबल। ई इन्वॉइसिंग में अमेंडमेंट आया हुआ है। जो पहले 500 करोड़ हुआ करता था उसको 100 करोड़ किया गया, उसको 50 करोड़ किया गया। क्राइटेरिया बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर आपने अमेंडमेंट नहीं देखा, ये आरटीपी का डिस्कशन फटाफट देख लो, उसके बाद अमेंडमेंट ज़रूर देख लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपके मॉड्यूल के ऊपर जो बताने के लिए कि क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, फटाफट 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो था वो ई इन्वॉइसिंग का किसके लिए मैंडेटरी था ई इन्वॉइसिंग करना, तो ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड से 500 करोड़ एक्सीड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाई या एक्सपोर्ट में। फिर उसके बाद क्या किया गया, 500 करोड़ से यहाँ पे 1/1/2021 से 100 करोड़ किया गया, और अभी रिसेंटली क्या है 50 करोड़। अगर 50 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो आपको ई इन्वॉइसिंग करना क्या होगा, कंपलसरी होगा। पर ई इन्वॉइसिंग से कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है, जैसे कि SEZ यूनिट्स को, दूसरा कोई इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, तीसरा कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है, या कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का एग्जीबिशन वगैरह करा रहा है। ये लोगों को क्या दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है ई इन्वॉइसिंग में से। इतना क्लियर है? यस। तो अभी इस बेसिस पे 50 करोड़ या 20 से क्या है उसका लिमिट है फ्रॉम 1421, तो ये अब हम अज्यूम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद ही है, तो 50 करोड़ एप्लीकेबल होगा। हरनाम एंड कंपनी डीलिंग इन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोडक्ट मेड सप्लाई टू वेरियस रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ हरमन एंड कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹60 करोड़। 50 करोड़ से ज़्यादा है, ना वो SEZ है, ना गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, ना सिनेमाटोग्राफिक फिल्म वाला है, मतलब बेसिकली उसके एग्जम्पशन में भी नहीं आता, तो इसको तो ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल लग रहा है। सेकंड पे आते हैं, रिच एंड पुअर बैंक है भाई, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जो थी उनके लिए ई इन्वॉइसिंग के लिए से एग्जम्पशन दिया गया है। रजिस्टर्ड अंडर GST, उसका एग्रीगेट टर्नओवर भले ही 75 करोड़ है, फिर भी क्या ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। तो कैसे लिखना है वो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड। All registered person with an aggregate turnover based on a PAN in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than ₹50 crore are required to issue e-invoice in respect of B2B। ठीक है सर। फर्दर ये लोगों को एग्जेम्प्ट किया है SEZ यूनिट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फिर GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, या फिर सिनेमेटोग्राफिक एग्जीबिशन, जो मैंने आपको बताया। अबव मेंशन एंटिटी आर रिक्वायर्ड टू इश्यू ई इनवॉइस इवन इफ देयर टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ आर नॉट, मतलब अगर ये जो 5 एंटिटी है, अगर इनका भले ही वो 50 करोड़ से क्रॉस हो जाता है टर्नओवर, फिर भी इनको ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से पहले पॉइंट में जो हरमन एंड कंपनी है उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50 है उससे ज़्यादा क्रॉस हो चुका है, तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइस। हरनाम एंड कंपनी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इश्यू ई इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि B2B के केस में ही आपका ई इनवॉइसिंग होता है। सेकेंड में बैंकिंग कंपनी जो है वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग, तो भले ही इनका टर्नओवर 50 करोड़ से क्रॉस होता है फिर भी इनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बैंक है। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 10 किया ना, 11-12 से पहले 13 कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 22, 23,
24 के बेसिस पे एग्जामिन वेदर द लाइबिलिटी टू रजिस्टर कंपलसरी अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को 10-12 लोगों को लेना पड़ता है, अराइज इन ईच ऑफ इंडिपेंडेंट केस मेंशन बिलो। पहला केस क्या है, एक हीरा है जो सप्लायर है हरियाणा में, इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन अ सप्लाई ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस आउट ऑफ अ कल्टीवेशन ऑफ हिज ओन लैंड विद इन हरियाणा एंड ऑल्सो आउटसाइड हरियाणा। मतलब ये क्या करता है, इंटर स्टेट सप्लाई करता है। सेक्शन 24 के हिसाब से जो भी कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर देगा वो क्या हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। पर सेक्शन 23 जो कि बोलता है कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वो बोलता है भाई कि अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो लैंड का और उसके थ्रू कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सप्लाई करते हो, भले ही इंटर स्टेट करते हो, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लाइबिलिटी नहीं है। तो उस हिसाब से ये इसको भी क्या, ये कल्टीवेशन खुद की लैंड पे कर रहा है और पोटैटो उगा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा रहा है, भले ही इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पे, आन्या ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टॉयज, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर कितना है, 22 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये सेक्शन 22 का सीधा पॉइंट है। सेक्शन 22 क्या बोलता है, ध्यान से समझो कि अगर कोई भी पर्सन है जिसका 20 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ेगा। पर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और 4 स्टेट है जिसमें कि 10 लाख का टर्नओवर का लिमिट है। पर तुम अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई सिर्फ करते हो तो तुम्हें गुड्स का, तो हम 40 लाख का तुम्हें क्या दे देंगे, कंसेशनल दे देंगे लिमिट, मतलब 40 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें तेलंगाना नहीं है, जो स्टेट है ना, तेलंगाना के केस में 20 लाख ही है। तो यहाँ पे इसका 20 लाख क्रॉस हो जाता है, 22 लाख हो जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 1 आ जाते हैं। सेक्शन 24 क्या बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। पर सेक्शन 23 जो क्या बोलेगा कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको जो अपना कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जितना उसके एक्सटेंट तक आ रहा है उसका टर्नओवर, तो वहाँ पे उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो हीरा जो है वो एक्सक्लूसिवली क्या करता है, पोटैटो ही उगाता है, तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है और सेक्शन 23 में उसको लाइबल होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हीरा विल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ गिवन केस इवन इफ उसका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड की बात करें तो 22 के हिसाब से सप्लायर है वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जब उसका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड हो जाएगा जो भी उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के लिए 10 लाख है। 20 लाख किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड। जनरली सबके लिए 20 लाख है, ये वो इंटर वाली है। और बची हुई यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सक्लूसिवली फॉर इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का लिमिट दिया हुआ है, करेक्ट है। तो ये लोगों के लिए 20 लाख है और बचे सब लोगों के लिए 40 लाख है। तो तेलंगाना यहाँ पे कवर होता है तो इसके लिए 20 लाख है। सिंस ये अनाया का 22 लाख हो चुका है, 20 लाख क्रॉस हो चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंपल है। चाहिए तो रीड कर लो एक बार, ये से हीरा को छोड़ो, ये वाला पॉइंट एक बार चाहिए तो रीड कर लो। 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, पॉज करके रीड कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल सा है, जीएसटी लाइबिलिटी का है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 10 हम लोग ने किया था, 11 पे आते हैं। 11 के रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है ताकि अपने को क्या हो सके, इजी हो सके, टाइम वेस्ट ना हो अपना। मिस्टर निकुंज अ सप्लायर ऑफ गुड्स। निकुंज कौन है, गुड सप्लायर है, जीएसटी पेमेंट करता है रेगुलर स्कीम में और एलिजिबल नहीं है कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के लिए। ठीक है, उसने फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई की है। तो यहाँ पे मैंने आउटवर्ड सप्लाई का नोट लिख दिया है। देखो 2 तरीके की आउटवर्ड सप्लाई है, एक तो इंट्रा स्टेट है, एक इंटर स्टेट है। तो आउटवर्ड सप्लाई 6 लाख रुपए इंट्रा स्टेट है, 2 लाख रुपए इंटर स्टेट है, 2 लाख रुपीज़। और इनवर्ड सप्लाई का नीचे डिटेल दिया हुआ है, इंट्रा स्टेट है 4 लाख रुपीज़ और इंटर स्टेट है 50,000। इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। ठीक है सर।
यहाँ पे वो इनवर्ड सप्लाई का डिटेल दिया हुआ है, परचेज का डिटेल दिया हुआ है, ओपनिंग आईटीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ आईटीसी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त कितना है, 15,000 है, 35,000 है, 20,000 है, ठीक है। रेट ऑफ CGST, SGST एंड IGST टू बी 9%, 9% एंड 18%। मतलब CGST SGST होगा तो 9% होगा, IGST होगा तो 18% होगा। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब जो अमाउंट दिए हुए हैं उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, अलग से टैक्स है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द ITC हैव बीन फुलफिल, जो भी ITC के लिए मतलब ब्लॉक वगैरह कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा। कंप्यूट द मिनिमम GST पेएबल बाय मिस्टर निकुंज इन केस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मंथ के लिए अपने को क्या निकालना है, GST लाइबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस जो ITC का है वो लिख देता हूँ, 15 CGST, 35 SGST, 15 CGST, 35 SGST और 20,000 IGST। अभी मैं इसमें जो ITC और इनवर्ड सप्लाई है वो क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो अपने को पता चल जाएगा अपने पास टोटल कितना क्रेडिट है। करेक्ट है। तो यहाँ पे ITC और इनवर्ड सप्लाई 4 लाख रुपया है, इंट्रा स्टेट सप्लाई तो उसका 9% CGST हो जाएगा, 36,000। ये मैं ये वाला पार्ट लिया है। अभी ये 50,000 का 18% विल बी IGST का क्रेडिट, 9,000। तो ये अपने पास क्या है, टोटल क्रेडिट है 36, कैलसी साथ में रखो, 51,000, 36 प्लस 35 विल बी 71,000 और ये कितना होगा, 29,000। करेक्ट है, ये इतना क्रेडिट अपने पास अवेलेबल है। अभी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, 6 लाख का 9% कितना होता है, 6 लाख का 9% विल बी 54,000 CGST, 54,000 SGST और IGST कितना होगा, 2 लाख का 18% विल बी 36,000। तो ये इक्वेशन बैठता है कि 51, 71 और 29 अपने पास क्रेडिट है, 54, 54, 36 अपना आउटपुट लाइबिलिटी है, आउटवर्ड लाइबिलिटी है। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले IGST को पकड़ना होता है। IGST का टैक्स भरना है 36,000 और क्रेडिट है 29,000। तो का कितना कम है, 7,000 रुपीज़ कम है अपने पास, 29 का क्रेडिट है और 36 जमा कराना है। तो हम लोग 7,000 कहाँ से ले सकते हैं, CGST से भी ले सकते हैं, SGST से भी ले सकते हैं, पर ऐसी जगह से लेना चाहिए जो अपने लिए बेनिफिशियल हो। करेक्ट है। तो अभी मैं यहाँ से 51,000 से लूँ कि 71,000 से लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 71,000 से लेना प्रेफर करूँगा, बिकॉज 71,000 से अगर मैंने 7,000 ले भी लिया तो भी सफिशियंट अमाउंट है जो कि यहाँ पे सेट ऑफ हो सकता है बाद में। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी कम है ना, और CGST और SGST एक दूसरे से क्या नहीं हो सकते, क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो मैं ये 7,000 यहाँ से ले लूँगा 71,000 में से और ये नील हो जाएगा। तो 71,000 में से 7,000 निकाल देंगे तो 64,000, तो ये भी नील हो जाएगा और 10,000 का क्रेडिट आगे चला जाएगा। और यहाँ पे मुझे 3,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। सिंपल है, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन पे। देखो मिनिमम GST कैश में 3,000 देना पड़ेगा। कौन से केस में, जो पहला CGST का केस था, यहाँ पे नील हो जाएगा, नील हो जाएगा। 7,000 तुमने SGST से ले लिया और यहाँ पे 10,000 क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। सिंपल है। ये आप देख सकते हो प्रेजेंट कैसे करने का लॉजिक मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। CGST का कितना 15,000 ओपनिंग ITC ये दिया हुआ था, इसमें हम लोग ने ये ऐड कर लिया तो 51, 71, 29 अपना भी आया था, इनका भी आया। यहाँ पे कंपटीशन प्रॉपर किया हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST कितना 54,000, SGST 54,000, 1,08,000, IGST 36,000। वो जो नीचे था वही यहाँ पे ऊपर ऐसे यहाँ पे ये लोग ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नमो शंकर लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र, हैज सप्लाइड गुड्स टू नारद ट्रेडर एंड नंदी मोटर।
एक नमो शंकर है जो नारद ट्रेडर को कुछ चीज़ें सप्लाई करता है और नंदी मोटर को कुछ चीज़ें सप्लाई करता है। जो नारद ट्रेडर्स है वो गुजरात में है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर। और जो नंदी मोटर है वो पुणे में है, मतलब महाराष्ट्र में ही है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। नमो शंकर लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द करंट। सबसे पहले प्राइस लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग GST 10,000 रुपया, 30,000 रुपीज़। पैकिंग चार्जेस 500 रुपीज़ इंसिडेंटल है, ऐड हो जाएगा सेक्शन 15 के हिसाब से। कमीशन ऐड हो जाएगा। पेमेंट चार्जेस इंसिडेंटल है, ऐड हो जाएगा। और डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ है कि वो जल्दी पेमेंट दे दिया इसकी वजह से, तो ये इनवॉइस में रिकॉर्ड किया है और भी कंडीशन एज्यूम करते सेटिस्फाई है, रिड्यूस हो जाएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया है। 32,000 में से 100,000 गया तो 31,000 और 11,000, ठीक है। आइटम्स गिवन इन अ पॉइंट 2 to 5, ये वाले पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 10,000 और 30,000 में कवर नहीं हुए हैं, मतलब पॉइंट नंबर 1 में कवर नहीं हुए, ये अलग से हैं, ठीक है। कंप्यूट करना है GST लाइबिलिटी, CGST, SGST, IGST एज द केस में बी ऑफ नमो शंकर लिमिटेड। अज्यूम दैट रेट ऑफ टैक्सेस टू बी एज अंडर। CGST का 9% है, SGST का 9% है, IGST का 18% है। नोट में लिखा है आप क्या करो, अजम्पशन ले लो जहाँ जहाँ जरूरी है। और सप्लाई मेड टू नारद ट्रेडर्स इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, वो तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे आ जाता है भाई, कुछ है नहीं, 11,000 को मल्टीप्लाई बाय करो 18% है आपका IGST का लाइबिलिटी आ गया। 31,000 को मल्टीप्लाई करो 9%, 9%, एक 9% CGST, एक 9% SGST, भैया है क्या इसमें। और नोट लिख दो, पैकिंग चार्जेस, डिस्काउंट का, पेमेंट चार्जेस का सेक्शन 15 के हिसाब से ऐड लेस होगा, और कमीशन का। और इंटर स्टेट है तो 18% लगेगा, और इंट्रा स्टेट है तो 9% लगेगा। तो ये देखो 11,000 और 31,000, 18%, 9%, 9%। नोट लिखा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के रिलेटेड सेक्शन 15, डिस्काउंट का सेक्शन 15, और इंटर स्टेट सप्लाई का सेक्शन 5 के हिसाब से 18% टैक्स रेट रहेगा। इंट्रा स्टेट का हिसाब से CGST, SGST 9% लगेगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर हेल्पफुल रहा रहेगा। इजी क्वेश्चन थे आरटीपी में, पर आरटीपी में जब ये इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में थोड़े टफ आते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है गलत हो सकता है। जब आरटीपी एमटीपी में बड़े इजी क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो मैंने जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, एग्ज़ाम दे के देखा है, एग्ज़ाम में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। पूरा पेपर कभी ट्रिकी नहीं होगा, कुछ पोर्शन उसका ट्रिकी हो सकता है, होता है, वो वाले चांसेस रहते हैं। और जब एमटीपी आरटीपी बहुत एकदम धुआंधार आते हैं ना, मतलब कि समझ ही नहीं पड़े क्या डाला है, वो केस में पेपर काफ़ी इजी आता है। ये थंब रूल कहीं नहीं है, ये मैंने जितना पेपर दिया है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्प हुई रहेगी। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको हेल्प मिल सके। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग विदाउट योर वेस्टिंग एनी टाइम। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।